हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ पूर्णिमा। और जैसे कि लास्ट वाली क्लास में, कल की क्लास में जो अपन ने देखा था, फोरेंसिक की डेफिनेशन देखी थी और फोरेंसिक के ब्रांचेस देखे थे कि फोरेंसिक की कितनी वास्ट ब्रांच होती है। तो मुझे लगा था कि आज मुझे एक एक ब्रांच को डिफाइन करना था, लेकिन मैं सोची कि उससे पहले मैं आपको एविडेंस के बारे में बता दूँ, लॉस के बारे में बता दूँ, क्योंकि एविडेंस के बारे में हम उन ब्रांचेस के एग्जाम्पल्स में भी पढ़ेंगे। हर एक ब्रांच के एग्जाम्पल में भी हम उन एविडेंसेस को पढ़ेंगे, इसलिए मैं सोची कि उससे पहले उसको पढ़ाने से पहले मैं आप लोग को फिजिकल एविडेंस और लॉस को बता देती हूँ। तो जैसा कि देखा जाए तो हम फिजिकल एविडेंस एविडेंस क्या होता है, तो जैसे क्राइम कमिट होता है तो वहाँ कोई भी चीज़ जो होती है वो एविडेंस होती है। चाहे बॉडी के आसपास कोई भी चीज़ें पड़ी हो जो डाउटफुल हो, वो होती है एविडेंस। जो प्रूफ कर सके या डिसप्रूफ कर सके कि हाँ क्राइम हुआ है, इसने किया है, इसके जरिए हुआ है, आइदर बाय दैट और बाय थ्रू दैट। ठीक है, आइदर प्रूव और डिसप्रूव जो होता है वो होता है हमारा एविडेंस। वही अगर फिजिकल ऐड कर दिया जाए, फिजिकल मतलब कोई भी चीज जो हमारे आंखों से विजिबल हो, वो क्या कहलाती है? फिजिकल एविडेंस। हैविंग अ फिजिकल और द मटेरियल क्वालिटी, जो हम आंखों से देख सकें। और कुछ चीजें ऐसी होती है जो माइक्रो लेवल पे होती है, तो उसके लिए हमें इंस्ट्रूमेंट की जरूरत रहती है ताकि हम उसको विजुअलाइज कर सकें। ऑन द बेसिस ऑफ द नेचर, टू टाइप्स ऑफ फिजिकल एविडेंस। तो नेचर के बेसिस पर दो तरीके के एविडेंस होते हैं। एक होता है माइक्रोस्कोपिक, और एक होता है मैक्रोस्कोपिक। तो जो माइक्रोस्कोपिक होता है उसको देखने के लिए हमें कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो गया या फिर माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ जाती है, वो होता है माइक्रोस्कोपिक। और जो मैक्रोस्कोपिक हो गया, जो इजीली विजुअलाइज हो सके हमारी आंखों से। जैसे माइक्रोस्कोपिक में आ जाएगा, हमारे मैग्नीफाइंग ग्लास के थ्रू भी हम देख सकते हैं, जैसे कि डस्ट हो गया या छोटे हेयर पार्टिकल्स हो गए या फाइबर्स हो गए। फाइबर्स मतलब कपड़ों के रेशे। ठीक, इन फॉर द माइक्रोस्कोपिक, तो माइक्रोस्कोपिक ब्रॉड लेवल पे जाएंगे, जैसे कि कहीं पूरा ऐसे हाथ का पूरा पाम का प्रिंट रहा, या फिर चाकू रखी है, चाकू से अगर किसी की डेथ हुई है, चाकू से किसी का मर्डर किया है, या फिर सुसाइड नोट, मरने से पहले उसने अपने लिए नोट लिखा हो, सुसाइड नोट। कोई भी चीज जो है जो हमारे आंखों से देख सके वो होती है मैक्रोस्कोपिक, which can be visual by naked eye। ठीक है, तो इसमें एग्जांपल में जैसे कि आ जाएगा नाइफ, या फिर ब्लड भी आ जाएगा, ब्लड भी इजीली दिख जाता है, या मोबाइल फोन। वो सारी चीजें जो इजीली विजिबल हो जाए हमारे आंखों से, तो वो होता है अपना माइक्रोस्कोपिक। और माइक्रोस्कोपिक बहुत माइन्यूट लेवल पे, विच कैन नॉट बी विजुअलाइज थ्रू द नेकेड आई, ही होता है माइक्रोस्कोपिक। अब जाएंगे तो सोर्सेज ऑफ द फिजिकल एविडेंस। तो सोर्सेज ऑफ द फिजिकल एविडेंस को पढ़ने से पहले हम लॉज देख लेते हैं। ये लॉज जो है, 7 लॉज और 7 प्रिंसिपल्स ऑफ फॉरेंसिक साइंस जो है, वो इससे पहले बहुत सारे साइंटिस्टों ने अलग अलग तरीके से दिया था कि कैसे कैसे हमें क्राइम सीन में जाएंगे तो क्या क्या होगा, कैसे कैसे चीज़ों को आइडेंटिफाई करना है, एविडेंस को कलेक्ट करना है, या कौन सी चीज़ें कैसे टाइम के हिसाब से बदलती है। तो हर एक चीज़ जो है हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाती है। तो जैसे कि पहला प्रिंसिपल है या पहला लॉ है फॉरेंसिक साइंस का, वो है लॉ ऑफ इंडिविजुअलिटी। अगर फैक्ट्री में शू प्रिंट भी अगर बनते हैं तो उन शू प्रिंट में कहीं ना कहीं कोई ऐसा चीज रहता है जो एक शू से एक जो जोड़े में जो शू प्रिंट हो रहा है फिर दूसरे शू प्रिंट हो रहा है, उनमें डिफ्रेंशिएट हो सके। एग्जाम्पल मतलब हर चीज जो है एक चीज में यूनिक होती है, कहीं ना कहीं वो यूनिक आइडेंटिफिकेशन हो जाती है, वो होता है लॉ ऑफ इंडिविजुअलिटी। एग्जाम्पल में हम ये भी देख सकते हैं कि हर इंसान का फिंगरप्रिंट अलग अलग होता है। पूरे वर्ल्ड में किसी भी इंसान का फिंगरप्रिंट और रिजिस मैच नहीं करता,
आई का रेटिना भी मैच नहीं करता, बॉडी का फेस, बॉडी हो गई, फेस हो गई, किसी के भी कुछ भी मैच नहीं करते। तो ये लॉ ऑफ इंडिविजुअलिटी, हर जैसे आइडेंटिकल ट्विंस हो गए, उन आइडेंटिकल ट्विंस में थोड़ा ना थोड़ा डिफरेंशिएशन होता है, तभी उनके पेरेंट्स उनको आइडेंटिफाई कर पाते हैं। तो वो जो है लॉ ऑफ इंडिविजुअलिटी। फिर दूसरा है लॉ ऑफ एक्सचेंज। ये लॉ ऑफ एक्सचेंज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन्होंने इनको इस प्रिंसिपल को इसने था सर लोकार्ट प्रिंसिपल ने दिया, सर लोकार्ट ने दिया था, इसलिए हम इसको कहते हैं प्रिंसिपल लॉ ऑफ एक्सचेंज या प्रिंसिपल ऑफ एक्सचेंज। इसको एक और नाम देते हैं लोकार्ट प्रिंसिपल ऑफ एक्सचेंज, क्योंकि इसको किसने दिया था, सर लोकार्ट ने दिया था। इन्होंने ही सबसे पहले बताया कि अगर मतलब कहीं क्राइम कमिट होता है तो जो जैसे विक्टिम और सस्पेक्ट, तो सस्पेक्ट कौन होता है, जिसने मर्डर किया है या फिर जिसने क्राइम कमिट किया है, और जिसके ऊपर क्राइम होता है वो होता है विक्टिम। तो अगर उसको किस तरीके से मारने के लिए आ रहा है या कैसे मार रहा है या उसके लिए कुछ गलत कर रहा है, तो कहीं ना कहीं अपने साक्ष्य या फिर एविडेंस छोड़ जाता है, मतलब कोई भी चीज़ एक्सचेंज हो जाती है। एग्जाम्पल, एक घर है और उस घर के इर्द गिर्द गार्डन है। मान लो कि सस्पेक्ट जो है वो विक्टिम को मारने के लिए अंदर गया, तो विंडो को तोड़ा उसने, पहले विंडो को तोड़ा और उसने अपने जूते जो पहने थे, अब शू है तो शू के नीचे सोल में क्या है, रिजेस बने हैं, तो वहां पर मिट्टी आ गई, और फिर जहां से वो आया था उसकी मिट्टी भी होगी वहां पर। अब वो गया होगा तो पहले फर्श पे उसने पैर रखा, तो फर्श पे जैसे उसने पैर रखा तो वहां पर उसके जो सॉइल पार्टिकल्स हैं वो भी आएंगे, और जो जैसे कि वहाँ बॉडी रखी उसने चाकू से मार दिया, अब चाकू से मारे, चाकू भी अगर बाय चांस अगर वो लेकर चला गया या फिर अपने साथ रख लिया या वहीं पर कहीं फेंक दिया या वहीं पर बॉडी के पास रख लिया और मारकर उसको चला गया, तो जाएगा तो विंडो से ही जाएगा। अब जैसे कि वो आया बाहर से, तो उसका जो शू का प्रिंट है, शू के प्रिंट के साथ साथ वहाँ जो सॉइल के पार्टिकल्स होंगे जहाँ जिस गार्डन से वो घुसा था, या मान लो कि उसके आसपास गार्डन ही नहीं होगी, वो दूर से कहीं से आए थे जहाँ से वो मिट्टी लेकर आए, तो सॉइल का आइडेंटिफिकेशन किया जाएगा, तो फिर हर चीज़ जो होगी वो एक्सचेंज होती है। एग्जाम्पल में सेक्शुअल असॉल्ट के केस में भी जा सकते हैं अपन। सेक्शुअल असॉल्ट के केस में क्या होगा कि लड़की अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए अपने नेल्स से उसको स्क्रैच करेगी या फिर उसको पुश करेगी या उसको मारने की कोशिश करेगी, अपने आप को डिफेंड करने की कोशिश करेगी, तो कहीं ना कहीं सामने वाले की स्किन का टिश्यू जो है वो नेल्स में आ जाता है, इसलिए हम नेल क्लिपिंग भी कलेक्ट करते हैं अगर क्राइम सीन में सेक्सुअल असॉल्ट का केस रहता है तब। तो उसको नोचेगी या फिर उसको धक्का मारेगी, पुश करेगी, तो ये चीज़ें भी हो सकती हैं। तो ये जो होता है जैसे उसमें नेल क्लिपिंग कलेक्ट करते हैं। फिर सेक्सुअल असॉल्ट का केस हो गया, हेयर्स का एक्सचेंज होना, तो ये होता है अपना लॉ ऑफ एक्सचेंज। कोई भी क्राइम कमिट होगा तो उसमें एक्सचेंज बिल्कुल होगा, बिल्कुल। वो कहीं ना कहीं अपने एविडेंसेस, कितना भी वो कोशिश करेगी नहीं मैं बच जाऊंगा या फिर मेरा कोई भी एविडेंस या कोई भी मेरा चीज़ जो है वो नहीं छूटेगा या फिर नहीं पकड़ेगा, लेकिन कहीं ना कहीं वो कुछ ना कुछ छोड़कर चला जाता है, इसलिए हम इसको कहते हैं लॉ ऑफ एक्सचेंज। फिर तीसरा है लॉ ऑफ प्रोग्रेसिव चेंज। लॉ ऑफ प्रोग्रेसिव चेंज, एवरीथिंग चेंजेस विद द पैसेज ऑफ टाइम। जैसे जैसे टाइम बीतते जाता है ना, तो कोई भी चीज़ जो है ना चेंज होती जाती है। जैसे कि ब्लड, अगर किसी ने मर्डर किया है तो ब्लड वहाँ पर गिरा, अब ब्लड जो है बॉडी 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन मान लो 5-6 दिन की बात पता चलती है, तो जो ब्लड है वो ड्राई हो जाएगी, डिकम्पोज हो जाएगी। इनफैक्ट बॉडी भी अगर बंद कमरे में 10-15 दिन रुक जाए
तो फिर वो पूरी डिकम्पोज हो जाएगी, सड़ जाएगी। तो क्या होता है, जैसे ही कुछ क्राइम कमिट होता है तो जितना जल्दी हो सके फॉरेंसिक एक्सपर्ट को वहाँ पर पहुँचना पड़ता है, ताकि एविडेंसेस डिस्ट्रॉय नहीं होने चाहिए। तो फिर ये क्या होता है अपना लॉ ऑफ प्रोग्रेसिव चेंज। जैसे जैसे टाइम बढ़ते जाता है, प्रोग्रेस होते जाता है, वैसे वैसे हमारे जो एविडेंसेस हैं, कहाँ गए एविडेंस, ये है, तो एविडेंसेस हमारे डिस्ट्रॉय होते जाते हैं। तो एविडेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट, खासकर बायोलॉजिकल एविडेंस। बायोलॉजिकल एविडेंस जो है टाइम के साथ साथ खराब होते जाता है। अगर वो क्राइम जो है घर के अंदर ना होकर बाहर गार्डन में या रोड साइड में हुई है, तो बारिश हो गई या हवाएं चलने लगी तो कुछ चीज़ें उड़ गई, या फिर वहाँ बॉडी है, बॉडी पूरी वॉश हो गई, या क्राइम सीन जो था वो पूरा डिस्ट्रॉय हो गया, या फिर एक बंद कमरा है जहाँ पर लोग एकदम से भगदड़ करके अंदर घुस गए, बहुत सारी चीज़ें डिस्ट्रॉय हो गई। तो ये क्या होता है लॉ ऑफ प्रोग्रेसिव चेंज। जैसे जैसे टाइम बढ़ते जाता है वैसे वैसे हमारी एविडेंसेस खराब होती जाती है। इसलिए जितना जल्दी हो सके हमें एविडेंस को कलेक्ट करना पड़ता है और प्रिजर्व करना पड़ता है। लॉ ऑफ कंपैरिजन। लॉ ऑफ कंपैरिजन में मतलब किसी एक चीज को दूसरी चीज के साथ तब कंपेयर करना पड़ता है जब वो दोनों एक ही जैसे हों। लाइक कैन बी कंपेयर्ड विद द लाइक। जैसे चॉकलेट है, चॉकलेट को चॉकलेट के साथ ही कंपेयर करना पड़ता है। जैसे किटकैट है तो किटकैट को किटकैट चॉकलेट के साथ ही कंपेयर करेंगे, वो डेयरी मिल्क के साथ कंपेयर नहीं कर सकते हैं। तो कुछ भी चीज हमें एविडेंस मिलता है, जैसे चाकू मिला, तो अब चाकू है तो फिर वो चाकू कौन से ब्रांड का है, उसकी धार कैसी है, वो कहाँ मिलता है, तो वो हमें पता करना पड़ेगा। फिर जिस शॉप में मिलती है वहां जाके देखना पड़ेगा कि वो उसके साथ कंपेयर हो रहा है कि नहीं हो रहा है वो चाकू के साथ। तो वो जो चाकू बेच रहा है वो शॉप वाला, फिर वो पूछेगा, उससे पूछा जाएगा कि ये चाकू किसने लिया था। अब वो तो आजकल नहीं बताया जा सकता, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीजें जो बड़ी पैमाने पे रहती है उसको हम किसी चीज में कंपेयर कर सकते हैं। लाइक कैन बी कंपेयर विद लाइक, कोई भी एक चीज जो है वो उसी के साथ कंपेयर कर जा सकती है। फिर है लॉ ऑफ एनालिसिस। हमें किसी भी चीज को प्रॉपर तरीके से एनालाइज करना पड़ता है। जैसे किसी इंसान की डेथ हुई, अब उसने जहर खा के मरा, अब वो जहर जो होगा, जहर का जो सैंपल है, या फिर बॉडी का पोस्टमार्टम हुआ, पोस्टमार्टम के बाद उसका स्टमक हो गया, उसका किडनी हो गया, हार्ट हो गया, लंग्स हो गया, लिवर हो गया, सारा फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी में आएगा, फिर उसका एनालाइज किया जाएगा। तो वो होता है एनालिसिस, उसकी बॉडी में से पॉइजन को एक्सट्रैक्ट करना। या फिर इस एनालिसिस को हम इस तरीके से भी देख सकते हैं, जैसे कहीं क्राइम कमिट होता है तो वहाँ पर इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर पहले पहुँचता है। तो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर पहले जाके वो एरिया को एनालाइज करता है, स्कैन करता है कि यहाँ पर क्या हुआ था, या क्या हो, इससे पहले क्या हुआ था, या फिर क्या होने का चांसेस था, वो सारा वही देखता है। तो लॉ ऑफ एनालिसिस, तो एनालिसिस करना बहुत आवश्यक है किसी भी चीज़ में। लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी है। अब फॉरेंसिक वाले जो है, अगर लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा फॉरेंसिक वालों के लिए होता है। एग्जाम्पल में देखूँ तो फिर लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी में अगर कहीं मर्डर हुआ, वहाँ पर वेपन था, ब्लड था। अब वहाँ ब्लड था तो पहले तो अपन ये देखेंगे ना कि वो ब्लड इंसान का है, जानवर का है। फिर अगर इंसान का ब्लड है तो फिर वो उसी इंसान का है या किसी और का है, क्योंकि विक्टिम तो अपने आप को प्रोटेक्ट करने की पूरी कोशिश करेगा कि है मैं तो बच जाऊं। तो क्या पता उसने उसको भी मारा हो तो उसका ब्लड भी गिरा हो। अब उसका ब्लड भी गिरा तो ब्लड ग्रुप की मैचिंग होगी कि वो तो विक्टिम का ब्लड था ही नहीं, वो तो शायद सस्पेक्ट का हो सकता है क्योंकि उसने अपने आप को बचाने के लिए सामने वाले को भी मारा हो। तो अगर उसका हो सकता है तो उसकी जो रिलेटिव्स हैं या फिर क्राइम सीन में जितने लोग प्रेजेंट थे, क्योंकि फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी तो होगी, तो उन लोगों को बुलाया जाएगा, फिर उन लोगों का ब्लड टेस्ट करवाया जाएगा। तो जिसमें कि 4-5 लोग का अगर ब्लड सेम ग्रुप का निकल गया, फिर उसके बाद उस ब्लड का डीएनए फिंगरप्रिंटिंग होगा। अब डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के लिए हर कोई राजी नहीं होता है, उसके लिए परमिशन चाहिए रहता है। तो वो अपनी स्वयं इच्छा अनुसार, खैर बीएनएस एक्ट के तहत जोर जबरदस्ती से भी हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करवा सकते थे, लेकिन पहले जो आईपीसी था उसके अकॉर्डिंग ये था कि जब तक मतलब स्टूडेंट की इच्छा नहीं होगी तब तक आप किसी के मतलब हमारी इच्छा हम दें या ना दें, वैसे वाला सिस्टम था। हम
अपने ब्लड दे डीएनए के लिए कि नहीं दे करके, वो स्वयं की इच्छा थी। लेकिन अब डीएनए के तहत जो है उनसे कंसेंट लेने की आवश्यकता नहीं रहती है। वो मतलब एग्जिबिट्स या फिर ब्लड जो है इजीली हम ले सकते हैं। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग होगी, तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के बाद पता चलेगा, डीएनए प्रोफाइलिंग के बाद पता चलेगा कि ये इंसान था जब उसकी डेथ हुई थी, या फिर वो सस्पेक्ट था जिसने उसके साथ हाथापाई की थी और उसने उसको मारा था। ठीक है, तो ये होता है लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी। पहले इतना चांस था, इतने से इतना हुआ, इतने से फिर इतना हुआ, मतलब ब्रॉड लेवल से, फिर उसमें एक बाद और छोटा लेवल, फिर उसके बाद माइक्रो लेवल। तो पूरा एक एक स्टेप सीढ़ी बाय सीढ़ी एनालाइज करते हैं, वो होता है लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी। लॉ ऑफ सर्कमस्टेंशियल फैक्ट, अगर देखा जाए तो आरुषि तलवार का जो मर्डर केस था वो लॉ ऑफ सर्कमस्टेंशियल फैक्ट पे था, क्योंकि उस लड़की की जब मतलब डेथ हुई थी तो बहुत सारे लोग वहाँ अंदर घुस गए थे, तो बहुत सारे फिंगरप्रिंट्स हो गए, ये एविडेंसेस हो गए, वो डिस्ट्रॉय हो चुके थे। तो ये होता है लॉ ऑफ सर्कमस्टेंशियल फैक्ट। किसी फैक्ट या किसी चीज के बेसिस पर या किसी थिंग या किसी सब्सटेंस के बेसिस पर जो है एविडेंस को पेश किया जाए तो वो होता है सर्कमस्टेंशियल फैक्ट। ये तो खैर आप लोग को समझ में आ गया होगा, अगर नहीं समझ में आया होगा तो फिर लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आप मुझे बताएं कि आपको समझ में नहीं आया है या फिर आ गया है, तो फिर मैं उसमें चेंज करके दोबारा से वीडियो बना के अलग से समझा दूंगी। जैसे सेवन प्रिंसिपल देखा ना, तो फिर अपन के पास एक 7S रूल भी है जो सिर्फ फॉरेंसिक साइंस वालों के लिए है। अगर कहीं क्राइम कमिट होता है तो उस प्लेस में पहुंचेगा इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, तो वो कैसे मैनेज करेगा? सबसे पहले तो सबसे पहले जितना हो सके वो क्राइम सीन को सिक्योर करेगा, सिक्योर द क्राइम सीन। ठीक है, और जैसे ही सिक्योर कर लेगा ना तो फिर वो बैरिकेड लगता है ना ग्रीन कलर का, बैरिकेड टेप लगती है, क्राइम सीन डू नॉट एंटर, क्राइम सीन डू नॉट एंटर वाला, तो वो सिक्योर कर दिया। अब जितना जल्दी हो सके वो वहां से लोगों को हटाएगा। सेपरेट द pupils या विटनेस या फिर क्राउड। तो जितना ज्यादा हो सके तो वो चीजों को अलग करने की कोशिश करेगा। फिर तीसरे में जाएंगे तो वो क्या करेगा, जैसे लोगों को अलग कर दिया, पहले तो सिक्योर किया, सिक्योर करने के बाद लोगों को अलग किया और फिर वो एंटर करेगा। अब जैसे जैसे वो एंटर करते जाएगा तो वो स्कैन करेगा कि कहाँ कहाँ क्या है। फिर है तीसरा, स्कैन द क्राइम सीन। और वो जैसे स्कैन कर लेगा, स्कैन करने के बाद वो फोटोग्राफी करेगा या वीडियोग्राफी करेगा। तो चौथा है सी द सीन, पहले स्कैन करके वापस आ जाएगा, फिर उसके बाद उसमें फोटोग्राफी होगी, वीडियोग्राफी होगी, तो वो सी द सीन था। सी द सीन, फिर है स्केचिंग, फिर है उसके बाद स्केचर्स को बुलाया जाता है कि वो स्केच बनाए एक क्राइम सीन का, क्योंकि स्केच भी जैसे फॉरेंसिक एक्सपर्ट भी कहीं भी क्राइम सीन में जाता है तो अपना सेपरेट स्केच अलग बनाता है,
और इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर अपना सेपरेट स्केच अलग बनाता है, क्योंकि जज के पास जब जाना रहता है तो वो दोनों का स्केच भी देखता है, दोनों का चेन ऑफ कस्टडी भी देखता है, दोनों का डायरी भी देखेंगे कि आप कितने बजे पहुंचे थे, आप कितने बजे पहुंचे थे, कितने बजे क्राइम हुआ था, फिर आप लोग का कितने बजे एंट्री हुआ था, फिर उसके बाद आपने क्या क्या वहाँ देखा, फिर आपने क्या क्या देखा कि आपका डायग्राम ऐसा है, आपका फोटोग्राफी ऐसा है, आपका फोटोग्राफी ऐसा है, आपने स्केचिंग ऐसे बनाई है, बॉडी इस पोजीशन पे थी, आपके अकॉर्डिंग बॉडी इस पोजीशन पे थी, तो सारा मैच होता है, इसलिए हमें स्केच भी अलग से बनवाना पड़ता है। अब जैसे स्केचर्स ने स्केच बना लिया, उसके बाद क्या करेंगे, सर्च द एविडेंस, फिर है एविडेंस को सर्च करेंगे। फिर 7th है सिक्योर एंड कलेक्ट द एविडेंस। अब सर्च करने के बाद हमें जो जो लगेगा कि सस्पेक्टेड ये चीज़ हो सकती है या फिर ये चीज़ हो सकती है जिसके थ्रू उसकी डेथ हुई है या फिर इसके थ्रू इसका क्राइम कमिट हुआ है, तो उसको हम क्या करेंगे, कलेक्ट करेंगे और फिर इस चीज़ को हम सिक्योर करेंगे। सिक्योर इन द सेंस कि उसको हम कलेक्ट करके प्रिजर्व करके प्रॉपर चैनल के थ्रू हम उसको लैब भेजेंगे। तो ये होता है अपना 7S रूल। के बाद अब मैं बता सकती हूँ कि सोर्सेज ऑफ फिजिकल एविडेंस क्या होते हैं। तो जैसे कि सोर्स ऑफ द फिजिकल एविडेंस, तो फिजिकल एविडेंस का सोर्स क्या क्या हो सकता है। तो जैसे पहला है द क्राइम सीन, तो कहीं भी अगर क्राइम कमिट होता है, जैसे पहला है द क्राइम सीन, तो उसमें पॉइंट ऑफ एंट्री भी होती है, पॉइंट ऑफ एंट्री, जिस पॉइंट से वो एंट्री करता है, फिर जहाँ पर क्राइम सीन हुआ रहता है वो जगह क्राइम सीन, फिर होता है पॉइंट ऑफ एग्जिट, जहाँ से वो बाहर निकल सके, फिर है द विक्टिम। अब विक्टिम क्या होता है कि जिसके ऊपर हमला हुआ रहता है या फिर जिसकी डेथ हो जाती है या फिर जिसके ऊपर क्राइम कमिट होता है, तो वो होता है विक्टिम। और द सस्पेक्ट मतलब जो वो इंसान या फिर कोई भी इंसान हो गया, तो अगर सामने वाले को मारेगा तो वो होता है सस्पेक्ट या सस्पेक्टेड पर्सन या सस्पेक्टेड क्रिमिनल, कुछ भी कह सकते हैं हम। तो वो होता है अपना सस्पेक्ट, द विक्टिम और द क्राइम सीन। तो द सोर्सेज ऑफ द फिजिकल एविडेंस, मतलब फिजिकल एविडेंसेस हमें कहाँ कहाँ मिल सकते हैं। जैसे द क्राइम सीन, जहाँ क्राइम सीन है वहाँ तो ऑब्वियसली फिजिकल एविडेंस मिलेगा ही। द विक्टिम, अब मैंने लोकार्ट प्रिंसिपल ऑफ एक्सचेंज कहा था, ठीक है, इससे पहले मैंने लॉस पढ़ाए थे जिसमें कि लोकार्ट प्रिंसिपल ऑफ एक्सचेंज पढ़ा था। अब लोकार्ट प्रिंसिपल ऑफ एक्सचेंज में अपन ने देखा था कि कोई भी चीज, जैसे सेक्सुअल असॉल्ट का केस का एग्जांपल मैंने दिया था कि लड़की अपने आप को बचाने के लिए, डिफेंड करने के लिए उसको नोचेगी, उसको पुश करेगी, जिसमें उसके बॉडी के जो सैंपल्स हैं या फिर सामने वाले के, अगर सामने वाला लड़का है तो लड़के के छोटे छोटे बाल हैं तो वो लड़की की बॉडी में आ जाएंगे, या फिर उसके जो नाखून है, लड़की अपने आप को बचाने के लिए उसको नोचेगी तो फिर उसके नाखून का, उसकी बॉडी का जो टिश्यू है उसके नाखून में एंटर कर जाएगा। तो ये होता है लोकार्ट प्रिंसिपल ऑफ एक्सचेंज, कि दोनों का कुछ ना कुछ चीज जो है एक्सचेंज हुआ है। द विक्टिम, तो विक्टिम अगर लड़की की चीजें जो है वो अगर विक्टिम के पास गई है तो विक्टिम की बॉडी से कोई ना कुछ चीज मिल सकता है, या फिर द सस्पेक्ट, मतलब विक्टिम लड़की के बॉडी से उस लड़के के बॉडी में या फिर जो सस्पेक्ट है उसकी बॉडी में, जैसे सेक्सुअल असॉल्ट के केस में मैंने बताया ना कि सामने वाले का जो हेयर पार्टिकल है या फिर अपने आप को बचाने की कोशिश कर रही है या फिर नेल्स में जो क्लिपिंग है, वो चीजें मिल सकती हैं, किसमें मिल सकती है, तो विक्टिम की बॉडी में, ठीक। और द सस्पेक्ट, मतलब द सस्पेक्ट जो है वो अपने आप को पूरी कोशिश कर रहा है कि मैं इसको मार दूं, या पूरी कोशिश कर रहा है कि मैं इसके लिए जो करने आया हूँ या फिर मारने आया हूँ, कोई भी क्राइम कमिट करने हो वो कर सके। तो कुछ ना कुछ चीजें जो है
वो सामने वाले पर्सन से कैरी आउट कर लेता है। आइदर दैट विल बी द डस्ट पार्टिकल, आइदर दैट विल बी द माइक्रोस्कोपिक हेयर डस्ट, पॉलन ग्रेन्स, एनीथिंग, मतलब पॉलन ग्रेन भी है, क्योंकि वो जैसे एग्जांपल में मैंने बताया कि वो गार्डन से होते हुए घुसा, तो गार्डन में क्या था, पॉलन ग्रेन था। अब पॉलन ग्रेन उसकी बॉडी में जो था वो भी वो लेकर चला गया, वहाँ का सॉइल पार्टिकल भी वो लेकर चला गया। तो ये होता है द सस्पेक्ट वेरिएशन। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। और अगर इसमें कुछ डाउट है तो फिर लेट मी नो दिस इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू वेरी मच।